तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन का भाग नंबर 10। तो भाग 9 तक हमने अभी तक कुछ उदाहरण कर लिए थे और अपनी पूरी थ्योरी भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने उदाहरण 5 तक देखा था। कैसे जो भी अलग अलग तरह की लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब रैखिक प्रोग्रामिंग की जो भी अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, वो हमने उदाहरण 5 तक देख चुके हैं। और अब हम उदाहरण 6 से जो भी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं के जो जो भी प्रकार होते हैं, वो हम हल करना शुरू करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि असल जिंदगी में जैसे कोई भी समस्या हो, जैसे इसमें हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो असल जिंदगी में जो जो भी समस्या हो उन्हें हम कैसे हल करते हैं। तो एक मिनट में एक पॉइंटर ले लूं। चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं कि रैखिक प्रोग्राम समस्या के कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रैखिक प्रोग्राम समस्या नीचे सूचीबद्ध हैं। ठीक है, तो हमें कुछ रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या दी गई हैं। तो पहली है उत्पादन संबंधी समस्याएं। तो इस प्रकार की समस्याओं में हम ज्ञात करते हैं कि विभिन्न उत्पादनों में कितने नग बनाने में एक निश्चित जनशक्ति। तो जैसे हमें विभिन्न उत्पादन, मान लो हमने कोई भी एक ए चीज बनाई और एक बी बनाई। मान लो हम ए को ले लेते हैं कुर्सी, और बी को ले लेते हैं मेज, जैसे हमने अपने सबसे शुरू उदाहरण में देखा था। उदाहरण कुर्सी और मेज का। तो हमने माना यहाँ पर ए को कुर्सी माना और बी को मेज माना। तो कितने नग बनाने में एक निश्चित जनशक्ति, मतलब जनशक्ति में आता है कितना पैसा या फिर कितना समय या फिर कितना कुछ भी, जो भी जनशक्ति में जैसे पैसा समय या फिर कितनी ताकत मशीनरी जो भी आता है सब जनशक्ति में आता है। जैसे मशीन के घंटे, प्रत्येक नग के निर्माण में व्यय व्यय होता है अपना कितना खर्च। जैसे कुर्सी को बनाने में कितना खर्च हो रहा है, या फिर मेज मेज को बनाने में कितना खर्च हो रहा है, या फिर उसको बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं। ये हमारी सारी चीजें जनशक्ति में आती हैं। जैसे श्रम के घंटे, कि हमें 5 घंटे बनाने में लग रहे हैं या फिर 6 घंटे बनाने में लग रहे हैं। ये देखिए, मशीन के घंटे वो हैं जितने घंटे तक मशीन काम करेगी, और श्रम के घंटे ये उतना काम है जितने घंटे तक लेबर काम करेगी। ऐसे माल भंडारण गोदाम में प्रत्येक उत्पादन को रखने के लिए स्थान, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुर्सी और मेज रखने के लिए 100 ही वस्तुओं का स्थान है, तो ये भी हमारी जनशक्ति के अंदर आएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी एक बाधक है कि हम इससे ज्यादा सामान नहीं रख सकते, यह हमारी जनशक्ति से बाहर हो जाएगा अगर हम उससे ज्यादा सामान बनाएंगे तो। ठीक है, तो प्रत्येक उत्पादन को रखने के लिए एक स्थान आदि को दृष्टि में रखते हुए अधिकतम लाभ कमाया जा सके। जैसे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल में देखा था कि हमें एक मेज भी खरीद सकते थे, एक कुर्सी भी खरीद सकते थे, और उन दोनों को मिलाकर भी खरीद सकते थे। उन वो व्यापारी व्यापारी के बारे में दिया गया था जहां पर उसके पास सकल लाभ उसका अधिकतम निकालना था। यहाँ पर देखिए अधिकतम लाभ कमाया जा सके, लेकिन उसके पास धनराशि केवल 50,000 की थी और स्थान रखने के लिए केवल 60 वस्तु का स्थान था। तो ये हमारे जो भी हैं बाधक हैं, और उसके ध्यान में रखते हुए हमें अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, अब दूसरे नंबर आती है आहार संबंधी समस्याएं। आहार होता है अपना भोजन। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याओं में हम ज्ञात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के घटक पोषक तत्व आहार में कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए, जिससे उसमें सभी पोषक तत्वों का न्यूनतम आवश्यक मात्रा कम से कम लागत पर प्राप्त हो। जैसे मैं मानूं कि मैंने एक रोटी ली या फिर किसी भी चीज की सब्जी ली, तो उस जो भी हमने आहार लिया उसमें कितने घटक पोषक तत्व आहार हैं, वो हम कैलोरी में, जैसे हम कैलोरी में काउंट करते हैं कि हमें 1000 1000 हो गए 2000 हो गए, इतने घटक मतलब इतने पोषक तत्व हमें खाने हैं, जिससे हमारे एक दिन में हमें इतने खाने हैं। तो ये हमारे कितने ही न्यूनतम पैसों में आ सके, या फिर कितने ही न्यूनतम आवश्यक मात्रा कम से कम लागत पर प्राप्त हो, उसे हम आहार संबंधी समस्याओं में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने आहार संबंधी समस्याएं भी देख ली। अब देखेंगे हम परिवहन संबंधी समस्याएं। तो ठीक है, इसे भी देखते हैं। इस प्रकार की समस्याओं में हम
परिवहन प्रणाली को तय करते हैं। जैसे संयुक्त कारखानों में विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न बाजारों में उत्पादन को बेचने में परिवहन व्यय न्यूनतम हो। तो यहाँ पर परिवहन को भी हम न्यूनतम करना चाहेंगे, मतलब जो भी अपनी लागत लग रही है वहां पे हम उसे न्यूनतम ही करना चाहेंगे, जिससे हमें कम से कम पैसा लगाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। तो व्यापारी के पास यही काम होता है कि कम से कम पैसा लगाए और अपने जो भी उत्पादन को भेजने या फिर खरीदने में जो भी उसे लागत लगानी पड़ रही है वह उसका न्यूनतम हो, और जो भी उसका सकल लाभ प्राप्त हो, जो भी वह लाभ कमाता है वह उसका अधिकतम होना चाहिए। ठीक है। तो अब उदाहरण 6 देखते हैं, जो कि हमारा था आहार संबंधी समस्याएं। अब यहाँ पर हमने 3 तरह का देखा था, उत्पादन संबंधी समस्याएं, आहार संबंधी समस्याएं और परिवहन संबंधी समस्याएं। हम इन सभी समस्याओं के उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उदाहरण 6 से, आहार संबंधी समस्याओं से। तो ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, एक आहार विज्ञानी दो प्रकारों के भोज्य को इस प्रकार मिलाना चाहता है। जैसे मान लो उसके पास दाल भी है चावल भी है, तो वो दो आहार है उसके पास। तो इन दो भोज्यों को इस प्रकार से मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक हो। जैसे मान लो मैंने माना कि चावल में विटामिन ए है और दाल में विटामिन सी है। तो विटामिन ए कम से कम 8 मात्रक में प्राप्त होनी चाहिए और विटामिन सी कम से कम 10 मात्रक में प्राप्त होनी चाहिए, जो भी उस भोजन को खाएगा। ठीक है। भोज एक में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी, मतलब कि भोज ए, जो मान लो भोज ए मैंने चावल माना, तो भोज ए में 1 किलोग्राम के अंदर 2 मात्रक विटामिन है। ठीक है। और मात्रक 1 विटामिन सी प्रति केजी। ठीक है। और अगर जो भी भोज्य सी है, मान लो जो हमने चावल और दाल माने थे, मान लो मैंने दाल माना, तो दाल के अंदर 1 मात्रक है अपने 1 केजी के अंदर। तो आपके पास दाल भी दिए गए हैं चावल भी दिए गए हैं, उनमें कितने मात्रक कितने किलोग्राम में ये भी दिया गया है। ठीक है। तो जबकि दूसरे भोज में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और 2 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी है। दिया है कि प्रति केजी भोज 1 किलो को खरीदने में 50 और प्रति केजी भोज 2 को खरीदने में 70 लगते हैं। इस प्रकार से भोज मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैं इसे सीधे तरीके से समझाता हूँ। मेरे पास एक भोज ए है, एक भोज बी है। ठीक है। अब भोज ए के अंदर भी विटामिन ए और सी है, भोज बी के अंदर भी विटामिन ए और सी है। अब भोज के ए के अंदर कैसा है? तो भोज ए के अंदर हमारे पास है दो दो विटामिन ए पाए जाते हैं 1 किलो भोज ए के अंदर, और एक विटामिन सी पाई जाती है 1 किलो के अंदर। तो भोज ए के हम जब 1 किलो लेते हैं तो हमारे पास 2 मात्रक विटामिन ए मिलती है और 1 मात्रक विटामिन सी मिलती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब भोज बी की बात करते हैं, जो भी भोज हमारा दूसरा भोज है उसके अंदर उसके अंदर वो जैसे इसमें दिया गया है, तो मैं एक मिनट से पढ़ लेता हूँ। और मात्रक विटामिन सी की प्रति, जबकि भोज दो में 1 मात्रक विटामिन ए केजी दो, और भोज जो भी दो भोज है, दूसरा नंबर का भोज है, उसमें विटामिन ए है वो 1 किलो के अंदर एक ही है, और जो भी विटामिन सी है वो 2 मात्रक में प्राप्त है 1 किलो के अंदर। ठीक है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो हमने विटामिन ए माना और विटामिन बी माना, भोज ए भोज ए को देख लिया, भोज एक भोज दूसरे को देख लिया। भोज एक को हमने यहाँ पर एक्स मान लिया है और भोज दूसरे को हमने वाई मान लिया है। तो एक्स के अंदर मैंने बताया कि विटामिन ए 2 है, विटामिन सी 1 है, ये सब 1 किलो के अंदर है। ठीक है। अब भोज जो कि अपना दूसरा भोज है उसको देखते हैं। इसे हमने भोज बी माना था, तो उसके अंदर विटामिन 1 किलो के अंदर एक है, विटामिन सी 2 है। ठीक है। ये दोनों भोज एक है वो 50 रुपए में आ जाता है, और भोज जो बी है वो 70 रुपए में आ जाता है। तो आवश्यक आवश्यक हमें विटामिन ए की आवश्यकता भोज के मिश्रण में 8 अंक तक होनी चाहिए, और विटामिन सी की मात्रा 10 मात्रा तक होनी चाहिए। ठीक है। ये हमारी कंडीशन है। अब इससे हम अपनी, देखिए चले आगे देखते हैं, ये यहीं से पता चल जाएगा। क्योंकि मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी की कम से कम 10 मात्रक होने चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि विटामिन ए 8, विटामिन बी 10 मात्रक में होना चाहिए भोज्य के मिश्रण में। ठीक है, अतः निम्नलिखित व्यवरोध प्राप्त होते हैं। 2x जोड़ बाई 8 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 2x हमने क्यों किया? क्योंकि भोज एक है, भोज एक में दो विटामिन मिल रही हैं, और भोज बी में हमें एक विटामिन मिल रही है, विटामिन ए की। ठीक है, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, इसको हम 1 से गुणा करेंगे, ए हमारे 8 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 8 के बराबर होना चाहिए। अब विटामिन सी के देखते हैं, तो भोज एक में हमें एक विटामिन सी मिल रही है, भोज दूसरे में हमें दो विटामिन सी मिल रही है। तो यहाँ पर आएगा एक्स जोड़ 2/8 ग्रेटर देन 10, मतलब एक्स जोड़ 2/10 10 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आप दोनों समझ गए होंगे कि ये हमारी दो जो भी हम बोलेंगे व्यवरोध कहाँ से आए। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। तो भोज एक में x kg और भोग सेकंड में y kg खरीदने में कुल मूल्य जेड है। तो ठीक है, जहाँ जेड बराबर 500x जोड़ 70 बाई, तो यहाँ पर 500, 1 किलो भोज एक को खरीदने में 500 रुपए की लागत आ रही थी, और 1 किलो भोज दूसरे को खरीदने में हमें 70 रुपए की लागत आई थी। तो 50 गुणा x जोड़ 70 गुणा 22, ये हमारा हो जाएगा कि हमने कितने रुपए का भोज खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसे जेड मान लेते हैं। अब इतना पर आपको समझ में आई होगा, आ गया होगा कि अगर हम किसी चीज को खरीद रहे हैं तो हम उसे कम से कम दाम में लेना चाहेंगे। तो हमें जेड का यहाँ पे न्यूनतम मान निकालना है। देखिए यहाँ पे नीचे दिया भी गया है कि जेड बराबर 50x जोड़ 70 y का न्यूनतीकरण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ इसे आगे देखते हैं। अतः समस्या का गणितीय सूत्रकरण निम्नलिखित है। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत 2x जोड़ बाई 8 से बराबर या फिर 8 के बड़ा होना चाहिए। जी हमने ऊपर वाले दोनों जो भी इक्वेशन निकली थी उन्हें एक लिख दिया है, जहाँ पर 2x जोड़ 2y अपने 10 या 10 से बड़े होने चाहिए। ये है हमारे कि हमें कितनी विटामिन भोज्य के मिश्रण में चाहिए, और एक्स और वाई बड़े होने चाहिए। आपको पता है एक्स और वाई यहाँ पर है कि हमने कितनी मात्रा में एक्स और वाई, मतलब भोज एक और भोज दो खरीदे हैं, तो वो 0 से बड़े ही होंगे, क्योंकि हम 0 से कम होने नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो भी हमारी तीनों निकल के आ गई हैं इक्वेशन, अब है ना हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी अपने व्यवरोध आए उन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, और जब एक एक करके प्लॉट करेंगे, मान लो हमने 2x प्लस बाई जो कि 8 से या फिर 8 से बड़ा है, इसे पहले हमने ग्राफ पर प्लॉट किया, फिर x प्लस 2y, एक्स जोड़ 2y, ये भी हमारा 10 से बड़ा होने चाहिए, ये भी हमने ग्राफ पे प्लॉट करके देख लिया। जब और x और y 0 से बड़े होने चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, अब तो आपको शायद याद हो गया होगा कि जो सीधी लाइन है x और y एक्स फैलाती हैं उन्हें हम x और y जो कि 0 के बराबर होते हैं उन्हें मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इन तीनों व्यवरोधों को आप ग्राफ पर लगाएंगे तो आपको एक जो भी कह सकते हैं रेखांकित क्षेत्र मिलेगा। जो भी आपको रेखांकित क्षेत्र मिलेगा उसकी कोणीय बिंदु पर, उसकी कोणीय बिंदु को पर हम जेड का फलन निकालेंगे, जेड का जो भी जेड हमारा उद्देश्य फलन है उसका मान निकालेंगे। जब हम जेड के उद्देश्य जेड हमारा उद्देश्य फलन है उसका मान निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि वो अधिकतम और न्यूनतम कहाँ पर आ रहा है। तो हमें अधिकतम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते, मतलब जितना कम से कम हो सके उतने कम पैसों में हमारा विटामिन, जो भी दोनों विटामिन ए और सी है उनकी भरपाई हो सके। तो हमें जेड को न्यूनतम ही प्राप्त करना है। ठीक है, तो आप इतने समझ गए होंगे कि हमें जेड को न्यूनतम ही प्राप्त करना है। तो ये सभी हमने व्यवरोधों को निकाल लिया है। अब आपने देखा होगा कि उदाहरण 1 2 3 4 5, उदाहरण 5 तक हमें केवल ए सीधे व्यवरोधों को दिया जाता था, लेकिन अब के आज से जो भी 6 7 8 जो भी इसके आगे उदाहरण होने वाले हैं, उन सभी में हमें व्यवरोधों को खुद ही निकालना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें निकाले व्यवरोधों को इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर एक आप 2 3 क्वेश्चन लगाएंगे, आपको ये सब भी निकालना आ जाएगा। बहुत ही सरल है, आप एक बार एक घर पर जाकर खुद भी ट्राई करना मेरे करवाने के बाद, जिससे आपको समझ में आ जाए। और मैं आशा करूंगा कि आप ऐसे में क्वेश्चन भी खुद से करके आएंगे, और अगर ऐसे नहीं बनेगा तो आप मेरे वीडियो भी आके देख लीजिएगा,
और अगर बन गया तो फिर भी एक बार देख लीजिएगा, पता चले कि आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर कोई आपको सरल विधि मिल जाए सीखने को। ठीक है। तो हमने इस उदाहरण में व्यवरोधों को निकाल लिया। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को भिन्न प्रकार, ये हमने आज पढ़ लिया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं उदाहरण 6। तो अब अगले जो भी हमारा भाग आएगा उसके अंदर उदाहरण 6 को ग्राफिकल मेथड, जो भी हमारा ग्राफिकल मेथड जहाँ पर हम व्यवरोधों को ग्राफ पर प्लॉट करके उसकी कोणीय बिंदु से उसका न्यूनतम और अधिकतम मान निकालते हैं, वो निकालेंगे। और वहां से हम पता करेंगे कि इसका खरीदने में जो भी उसका कुल मूल आया है, जो कि जेड है, वो न्यूनतम कहाँ पे हो रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और वो उदाहरण नंबर 7 वो आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 6 है, आपको ग्राफिकल मेथड से करना आता है तो इसे भी करके देख लीजिएगा। और फिर कल या फिर आने वाले जो भी भाग होगा हम उसे उसमें उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।